नमस्कार दोस्तों, अनिश्चित समाकलन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है अच्छे से और उसके अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनने की संभावना है। अब जो टॉपिक आएगा उसके अंदर कम से कम 4-5 क्वेश्चन बनेंगे, यानी इंटीग्रेशन का ही दूसरा पार्ट है। एक तो जिसके अंदर हम लिमिट नहीं लगा रहे थे वो पोर्शन हमने कर लिया। अब इसके अंदर लिमिट वाले समाकलन होंगे, यानी आपके निश्चित समाकलन आप कह सकते हैं। तो पूरा अच्छे से हम इस चीज़ को कवर अप करने वाले हैं। जितने भी इसके अंदर 4-5 क्वेश्चन आते हैं सभी पर हम कब्जा करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर क्लासेस को आप देखते रहिएगा, पूरा ज़रूर देखिए। इन क्लासेस को ज़रूर आपको बेनिफिट मिलेगा और इसके नोट्स हैं वो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, टॉपिक का नाम है, अब हम स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन, या हिंदी में कहेंगे निश्चित समाकलन। आराम से समझेंगे, कुछ आपको फॉर्मूले याद भी रखने हैं क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो फॉर्मूले आपको याद रहेंगे तो आप चुटकियों के अंदर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन निकालने में वैसे हो जाते हैं, लेकिन उसके अंदर टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो कुछ फॉर्मूले आपको मैं याद भी करवाऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो निश्चित समाकलन कहेंगे किसे। समाकलन की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, उस चीज़ पर हम नहीं जाएंगे, बस अब डायरेक्ट डेफिनेशन करेंगे कि देखिए, कोई आपके पास फलन f(x) है और कोई अंतराल आपको a b दे रखा है। अगर ये फंक्शन इस अंतराल के अंदर परिभाषित होना चाहिए पहली बात, और दूसरा सतत होना चाहिए, यानी इस अंतराल के अंदर परिभाषित व सतत है। इस अंतराल के अंदर कोई आपका फंक्शन है वो परिभाषित और सतत है, तो आप कह सकते हैं कि जो आपका ये इंटीग्रेशन होगा इस अंतराल के अंदर, तब इंटीग्रेशन a से b, इस अंतराल के अंदर, ये अंतराल को व्यक्त करता है कि a से b के अंदर फलन का क्या मान होगा f(x) dx, और ये बराबर होगा, यानी आपने इंटीग्रेशन कर दिया। मान लीजिए कोई और फंक्शन आपके पास φx आपको प्राप्त हो गया, फिर आपको क्या करना होता है, यानी इसमें लिमिट रखनी होती है a से b। अब लिमिट देखो, इसके अंदर कांस्टेंट c नहीं आता क्योंकि ये निश्चित समाकलन है और निश्चित समाकलन के अंदर लिमिट आप पहले ही पुट कर देते हैं। तो जो रिजल्ट आएगा फाई b माइनस का फाई a, यानी ऊपर लिमिट वाली ऊपर रखेंगे पहले और माइनस नीचे वाली लिमिट। फंक्शन के अंदर x की जगह ऊपर वाली लिमिट माइनस जो नीचे वाली लिमिट है वो रखेंगे, और यही आपका क्या होगा, रिजल्ट होगा, यही आपका आंसर आएगा। बस नॉर्मल सी डेफिनेशन है। कुछ क्वेश्चन के साथ इस टॉपिक का हम आगाज करते हैं, फिर आगे आगे बढ़ते रहेंगे। कुछ नए नए इसके अंदर नियम पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आने वाली हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अनिश्चित समाकलन से इसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए, इस डेफिनेशन को आप चाहे तो लिख सकते हैं। उसके बाद हम कुछ 1-2 क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के लिए, फिर इसमें कुछ जो रूल लगेंगे वो उन रूलों के बारे में, उन नियमों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आप बता भी सकते हैं ये क्या होगी, ऊपरी सीमा, ये होगी निचली सीमा, ठीक है। और इसी को आपका मूल प्रमेय भी कहते हैं, समाकलन का मूल प्रमेय, समाकलन का मूल प्रमेय। पूछ रहे कि समाकलन का मूल प्रमेय कौन सा होता है, तो यही आपका इंटीग्रेशन का मूल प्रमेय भी होता है। तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है इन चीज़ों को, ठीक है। अब देखो, अब करते हैं कुछ क्वेश्चन। ज़्यादा डेफिनेशंस अच्छे से नोट्सों के अंदर लिख रखी है, तो वो आप नोट्सों के अंदर देख लेना, क्योंकि यहाँ पर हम समझने वाला काम करते हैं। चलिए, अब 1-2 क्वेश्चन करते हैं और फिर उसके बाद इस टॉपिक को अच्छे से स्टार्ट करेंगे और भी चीज़ें। तो देखो, क्वेश्चन कैसे होते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, लिमिट वाले। तो 1 से 2 मान लीजिए आपको लिमिट दे रखी है, और इसके अंदर फंक्शन आपको दे दिया 2x² प्लस का 5x माइनस का 4, और dx आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है पहला आपके सामने, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए किस प्रकार आप लिमिट इसके अंदर पुट करेंगे। तो सबसे पहले देखो, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन क्या होगा, x² x की पावर n प्लस 1 से, तो यानी 2 x की पावर n प्लस 1 3 अपॉन में 2 प्लस 1 यानी 3 प्लस का
5x² अपॉन में क्या आएगा 2 माइनस का 4x, और लिमिट रखनी है आपको 1 से 2। तो पहले 2 वाली लिमिट इसके अंदर पुट करते हैं और रिजल्ट हम निकालते हैं। तो देखो 2 यहाँ पर रखेंगे तो 2 की क्यूब क्या होगी 8, और 8 2 16, 16/3, एक बार प्लस वाला रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, 2 2 4, 5 के 20/2 माइनस का 4 2 8। अब माइनस साथ साथ में माइनस का चिन्ह भी लगाते चलेंगे। 1 रखेंगे तो देखो कुछ नहीं 2/3 आ गया, फिर माइनस का 1 रखेंगे तो 5/2 आ गया, फिर ये माइनस माइनस प्लस, फिर 4। ठीक है, अब यहाँ से आप एलसीएम ले सकते हैं। देखो एलसीएम यहाँ पर क्या आएगा देख सकते हैं आप, 6 यहाँ पर एलसीएम आने वाला है, तो 6 ये एलसीएम आ गया। ठीक है, अब देखो 3 2 6, तो 16 2 32, 2 3 6, 2 3 6 और 20 3 60, माइनस का देखो यहाँ पर 6, 8 6 48, और यहाँ पर 2 2 2 4 माइनस का 2 3 6, 3 5 15, और ये हो गया 6 चौके 24। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लीजिए और आपको रिजल्ट यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये जो प्लस वाली आप चीज़ें जोड़ेंगे यहाँ पर 32 और 60 92, 92 और ये 4 96 और ये 116, 116 माइनस का देखो 48 और 4 52, 52 और 10 62, और 62 और 5 67। ठीक है, यानी यहाँ से 116 में से आपको 67 घटा देना है, और 6। अब देखो 116 में से 67 घटाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 16 में से 7 9 और ये 4 49/6, ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार ये हो एक नॉर्मल क्वेश्चन किया है। अभी इसके अंदर बहुत सारे रूल लगेंगे, बहुत सारी ट्रिक्स हम लगाने वाले हैं कि कैसे आप फास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये एक जनरल मेथड है, तो 1 2 क्वेश्चन और ऐसे हम करने वाले हैं, फिर आगे टॉपिक का हम इसके गुणधर्म पढ़ने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। तो कुछ चीज़ें देखिए। ठीक है, थोड़ा बहुत लिखना चाहते हैं क्वेश्चन को लिख लीजिए, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, नोट्सों के अंदर दे रखा है मैंने। अब देखो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है आगे, देखना 0 से 1 x e⁻x² dx। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ऐसे जो क्वेश्चन थे उसको आपने किस प्रकार किया था, सबसे पहले तो आपको प्रतिस्थापन प्रयोग करना चाहिए। जहाँ पर भी x और x² ऐसे कुछ पद दिख रहे हैं, तो यहाँ पर अगर मैं x² बराबर t मानता हूँ, अब देखो एक चीज़ चेंज आएगा, यहाँ पर x² बराबर t माना तो ये 2x dx बराबर किस में चला गया dt में, और यहाँ से आप dx की वैल्यू निकाल सकते हैं x dx की, क्योंकि देखो x dx यहाँ पर है, x dx की निकालेंगे dt/2। तो ये तो आपका हो गया, केवल मात्र आपने चर परिवर्तित कर दिया अन्य चर के अंदर, लेकिन उसके साथ साथ आपको लिमिट भी परिवर्तित करनी होती है। देखो इसके अंदर लिमिट भी आप चेंज होगी, और लिमिट कैसे चेंज होगी यहाँ से, तो देखो x बराबर अगर आपका 0 है, x बराबर 0, यहाँ 0 रखेंगे तो t का मान देखो क्या आएगा, 0 की स्क्वायर 0, तो t का मान भी 0 आएगा। ऐसे ही x का मान 1 रखेंगे तो 1 की स्क्वायर, x बराबर 1 रखेंगे तो 1 की स्क्वायर 1 ही आएगी, और t का मान भी आपके पास 1 आएगा। तो ये आपकी नई लिमिट आई है 0 से 1। हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर सेम ही आ गई, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अगर यहाँ पर 0 से 2 होता, अगर x की जगह पर 2 रखा है तो t का मान 4 आता, और यहाँ 2 होता, तो लिमिट आपकी परिवर्तित हो जाती। तो इस लिमिट को चेंज करना ज़रूरी है। अगर आप किसी चर के अंदर इसका मान परिवर्तित कर रहे हैं, चर को बदल रहे हैं, ठीक है, तो देखो यहाँ पर बदला है, तो देखो क्या होगा, 0 से 1 लिमिट तो है, ये x dx dt में चला गया, और ये e⁻t, तो e⁻t का आप इंटीग्रेशन करेंगे, और 1/2 आपका है, तो e⁻t का e⁻t आ गया, और यहाँ से 1/2 है, 0 से 1 आप यहाँ पर इसका मान रख दोगे, तो t की जगह आपको 1 रखना है, 1/2 1 रखेंगे तो e आ गया, और e देखो, और माइनस में 0 रखेंगे, e⁻0 माइनस में e⁻0, तो क्या मान आ गया, 1/2 e माइनस का 1, ये आपका आंसर आ गया। देखो यहाँ पर प्लस का c नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक निश्चित समाकलन है जिसके तहत आपको एक निश्चित रिजल्ट मिलने वाला है, इस वजह से यहाँ पर देख सकते हैं आप c नहीं आएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन, क्वेश्चन देखो आगे, क्वेश्चन देर का है 0 से π/2
कोस एक्स dx अपोन में दे रखा है आपको 2 प्लस साइन एक्स इंटू में 1 प्लस का साइन एक्स। ठीक है, अब देखो इस प्रकार आपने अगर लिमिट नहीं थी तो किस प्रकार इस इंटीग्रेशन को किया था, आप कर रहे थे कि साइन एक्स को यहाँ पर टी मानकर आंशिक भिन्न के अंदर आप ऐसे क्वेश्चन को वियोजित कर रहे थे। तो यहाँ पर आप मान सकते हैं कि साइन एक्स बराबर, देखो कितना सिंपल है, साइन एक्स बराबर टी मान लिया, कोस एक्स कहाँ चला गया dx dt के अंदर। अब देखो यहाँ पर लिमिट भी आपको परिवर्तित करनी पड़ेगी, अब लिमिट चेंज हो जाएगी। देखो अगर आप x बराबर 0 रखते हैं तो t बराबर भी आपका 0 आएगा, लेकिन x बराबर आप पाई बटा 2 रखेंगे, यहाँ से ये पाई बटा 2 रखेंगे तो साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो t का मान हो गया 1। तो लिमिट आपकी क्या आ गई, देखो 0 से 1 लिमिट आएगी, न कि 0 से पाई बटा 2। तो ऐसे लिमिट परिवर्तित हो जाती है, तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो 0 से 1 आपकी लिमिट आ गई और ये आपका dt के अंदर चला गया, dt नीचे क्या होगा 2 प्लस का t और 1 प्लस का t, ये आपका आंशिक भिन्न में वियोजित हो गया। यानी अब आंशिक वाले मेथड से कर सकते हैं ना, अब डायरेक्ट आप मान निकाल लिया करो। देखो मैंने आपको तरीका बता रखा है, यहाँ से देखो t बराबर इसका a का मान निकालना है तो t बराबर -2 रखना है, लेकिन यहाँ नहीं रखना, इसको खोलो और यहाँ रखोगे -2, तो यानी a वाला होगा उसके अंदर माइनस का पद आएगा। तो आप ऐसा लिख सकते हैं -1/2 प्लस का t। ठीक है, ऐसे यहाँ पर t बराबर -1 रखोगे तो ये 0 होगा, यहाँ -1 रखेंगे तो ये वाला प्लस का 1 आएगा, तो ये 1/1 प्लस t। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो dt। अब देखो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, इसका करेंगे तो log 2 प्लस का t और आगे वाले का log 1 प्लस का t। देखो अभी लिमिट बाकी है, लिमिट भी लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा उससे पहले हम इसको और सोल्व करना चाहते हैं। तो देखो अब क्या करेंगे, log m माइनस log n वाली प्रॉपर्टी, तो log 1 प्लस का t अपोन में 2 प्लस का t। ठीक है, अब देखो यहाँ पर n से समाकलन कर रहे थे तो उसके अंदर आपको t का मान रखना जरूरी था, लेकिन आपने लिमिट परिवर्तित कर दी है तो t का मान रखना जरूरी नहीं है। अब डायरेक्ट आप यहाँ पर लिमिट लगाओगे, t का मान नहीं रखना अब आपको। तो देखो यहाँ पर अगर हम हल करते हैं तो देखो ऊपर पहले 1 रखेंगे तो log 1, t का मान 1 रख रहे हैं तो ऊपर 2 आ गया, नीचे आएगा 3, तो यानी log 2/3, और अगर 0 करेंगे t का मान तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा log 2/3 माइनस यहाँ 0 किया तो माइनस का log 1/2। अब इसके अंदर भी आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं log m माइनस n वाली, तो इसके अंदर लगाएंगे तो क्या आंसर आ गया log 4/3, ये आपका आंसर आ गया। बोलो कहाँ दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लगातार चीज़ें सीखते जा रहे होंगे। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद समाकलन के गुणधर्म पढ़ेंगे, निश्चित समाकलन के गुणधर्म क्या होते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा एक दो क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के मिल जाएंगे। आप प्रैक्टिस के लिए नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर आपको रोज़ाना क्लास वाइज नोट्स प्रोवाइड करवाता हूं मैं। क्वेश्चन देखो आगे, 1 से e log x dx। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन था तो मैंने आपको देखो log x को पहले इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा, और log x का इंटीग्रेशन आप अकेला है तो कैसे कर सकते हैं, यानी आप एक को द्वितीय फंक्शन मान लीजिए और इसको फर्स्ट फंक्शन, एक यहाँ पर होगा आपका एक डॉट, ऐसा कर सकते हैं। ये तो आपका फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा। तो कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए फर्स्ट फंक्शन हैज इट इज ऐसा कैसा रहेगा, इंटीग्रेशन 1 से e तक। ठीक है, इंटीग्रेशन किसका करना है 1 डॉट dx का, माइनस का डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन कौन सा है log x, इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से 1 से e तक किस वाले फंक्शन का 1 डॉट dx, एंड होल इंटीग्रेशन 1 से e तक dx। ये आपका पता होगा आपको, खंड से समाकलन मैंने अच्छे से आपको सिखाया है कैसे करना है। तो ये आपके खंड से समाकलन से फॉर्मूला जनरेट होता है, उससे आप इस चीज़ को करेंगे। अब देखो log x आपका ये रहा और यहाँ आएगा x, और इसमें आपको लिमिट लगानी है 1 से e तक, माइनस का 1 से e तक log x का इंटीग्रेशन 1/x, और इधर देखो इसका करेंगे तो क्या आएगा x, और इसकी लिमिट भी आपको लगानी पड़ेगी, और होल इसका dx करेंगे।
ठीक है। जो लिमिट है दोस्तों वो सॉरी जो लिमिट है वो पूरे के लगेगी यहाँ पर, 1 मिनट में लिमिट लास्ट में पूरे के अंदर लगानी है। एक बार इसको अपन सोल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करते हैं तो आपके पास देखो क्या क्या रिजल्ट आएगा, x log x। पहले पूरे को सोल्व कर लीजिए ताकि आसानी से सोल्व हो जाए। लिमिट लास्ट में लगाएंगे वरना ये कंजुगेट हो जाएगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से करेंगे तो यहाँ भी x आएगा। अब इसके अंदर होल हम लिमिट लगा सकते हैं, ठीक है। और x आप कॉमन में ले सकते हैं, e लिखेंगे तो e log e माइनस का e। अब यहाँ पर देखो, अब माइनस वाली लिमिट रखेंगे तो इसके अंदर 1, लेकिन log 1 का मान कितना होगा 0, और यहाँ रखेंगे तो ये आपके पास 1 रखा है तो ये आपका माइनस का 1 आपके पास हो गया। तो ऐसे आप देख सकते हैं। अब e log e ये आपके पास 1 हो गया, और यहाँ से आप e से e आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए टोटल रिजल्ट आपके पास क्या बचेगा, एक e तो आपका यहाँ पर भी आया था, तो ये आपका e से e कैंसिल हो जाएगा क्योंकि log e इसका मान 1 है, e माइनस e, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो आपके पास 1 आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका समाकलन कंप्लीट हो गया है शुरुआती दौर में। अब देखिए इसके कुछ गुणधर्म हम पढ़ने वाले हैं, निश्चित समाकलन के गुणधर्म कि क्या क्या आप चेंजेस कर सकते हैं। इसको लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, अब देखो निश्चित समाकलन के कुछ गुणधर्म हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, निश्चित समाकलन के गुणधर्म नंबर 1 पर आपका गुणधर्म आता है, यानी अगर आपके पास ऐसा इंटीग्रेशन हो a से b f(x) dx, तो आप क्या कर सकते हैं, निश्चित समाकलन के अंदर चर बदल सकते हैं। चर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर यहाँ से x से आप t परिवर्तित करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी आप a से b करके चर परिवर्तित कर सकते हैं ft, ऐसा आप परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लाइन लिख सकते हैं क्या कि निश्चित समाकलन में चर बदलने से समाकलन का मान नहीं बदलता। निश्चित समाकलन में चर बदलने से समाकलन का मान नहीं बदलता, लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी। दूसरी की आप अगर लिमिट बदलना चाहते हैं, ऐसा है a से b, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं कि मैं कर दूं कि b से a कर दूं, यानी निश्चित समाकलन के अंदर अगर आप लिमिट बदलते हैं तो समाकलन का मान तो वही रहेगा लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। अगर चिन्ह प्लस का आ रहा था तो अब वो माइनस का आएगा। यानी अगर आप लिमिट परिवर्तित कर रहे हैं तो समाकलन का मान तो वही रहेगा लेकिन उसका चिन्ह बदल जाएगा। पहले अगर +5 का उत्तर आ रहा था तो अब वो -5 आपका आंसर देगा। तो ये आपको लाइन लिखनी है कि निश्चित समाकलन में अगर आप लिमिट बदलना चाहते हैं, लिख सकते हैं लिमिट्स बदलने पर, लिमिट्स आपस में लिमिट बदलने पर, यानी यही और कोई लिमिट नहीं लेनी है, आपस में इनको बदल रहे हैं, ऊपर वाली को नीचे ला रहे हैं, नीचे वाली को ऊपर ला रहे हैं, आपस में लिमिट्स बदलने पर
बदलने पर समाकलन का मान तो वही रहेगा, लेकिन केवल समाकलन का, केवल लिख सकते हैं केवल समाकलन का चिन्ह बदलता है, केवल समाकलन का चिन्ह बदलता है। आप लाइन लिख सकते हैं। समझ गए ना बात को, कि दो प्रॉपर्टी अभी तक हमने पढ़ी हैं। कौन कौन सी? शाबाश। कि अगर आप निश्चित समाकलन के गुणधर्म पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर अगर आप चर बदल रहे हैं तो चर बदलने से कोई मान परिवर्तित नहीं होगा, आप आसानी से चर बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, निश्चित समाकलन में चर बदलने से समाकलन का मान क्या है, नहीं बदलता। और दूसरी बात क्या है कि अगर आप लिमिट बदलना चाहते हैं तो लिमिट बदलने पर आपस में लिमिट यानी a से b है तो b से a करने में केवल मात्र समाकलन का चिन्ह ही बदलता है, बाकी उसके मान वैसा का वैसा ही मान प्राप्त होगा। तो ये दो प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं अच्छे से। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ रही है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ रही है कि आप लिमिट्स को अंतराल में बांट सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है वो इंपॉर्टेंट है, यानी अगर ऐसा है a से b fx dx तो आप इस लिमिट को अंतराल में विभाजित कर सकते हैं, यानी a से c fx dx प्लस का c से b fx dx, ऐसा आप अंतराल के अंदर विभाजित करेंगे। और ये कब आप इसका प्रयोग करेंगे? जब आपको अंतराल में समाकल्य है ना, कब करोगे? जब आपका जो समाकलन हो रहा है वो एक से अधिक नियमों में परिवर्तित हो रहा है, यानी अलग अलग मान परिवर्तित दे रहा है, यानी 0 से 1 में आपका कोई मान पॉजिटिव का मान दे रहा है, 1 से 2 में आपका नेगेटिव मान दे रहा है। तो जिनमें ऐसे अंतराल बनेंगे जहां पर जो आपका समाकलन है अलग अलग मान दे, तो वहां पर आपको इस प्रॉपर्टी का प्रयोग करना है। तो आप एक लाइन लिख सकते हैं, क्या लिखोगे कि इस गुणधर्म का प्रयोग, इस गुणधर्म का प्रयोग तब किया जाता है कि जो आपका समाकल्य है, कि किया जाता है जब समाकलन अंतराल में, समाकलन अंतराल है उसके अंदर में जो आपका समाकल्य है में समाकल्य एक से अधिक जो आपके नियम हैं नियमों में प्राप्त होता है, नियमों से अभी बात करेंगे हम, प्राप्त होता है। तो बेसिकली ये किन पर लागू होगा? जो आपके मोड वाले फंक्शन हैं, मापांक से आप जिनका इंटीग्रेशन करोगे उनके अंदर लागू होगा। आपका जो पूर्णांक वर्ग है, अवशेष वर्ग है, उनके अंदर आपका ये लागू होगा। तो इस प्रॉपर्टी को आप लिखिए, फिर इसका हम प्रयोग करते हैं और इसमें क्वेश्चन हम करने वाले हैं। पहले इस प्रॉपर्टी को लिखिए, फिर एक क्वेश्चन करवाता हूं। लिख लिया होगा ना अच्छे से? समझ तो गए होगे बात को कि एक से अधिक नियमों में बदल रहा है तो आप इस प्रॉपर्टी का प्रयोग करोगे। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन करवाते हैं और कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन को वो भी आप सीख जाओगे। देखो क्वेश्चन दिया है आपको, क्वेश्चन 0 से 2 मापांक x-1 dx। ठीक है, अब ये देखो मापांक वाला फंक्शन है। अब आपको पता है मापांक वाला फंक्शन हमने लिमिट्स वगैरह उनके अंदर पढ़ा था, तो इसमें फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे थे कि कहां पर ये मान आपका पॉजिटिव होगा, कहां पर ये मान आपका नेगेटिव देगा। तो यानी आपने एक बात लिखी थी कि जो x-1 मापांक है, ये -1 ये कहां पर माइनस कहां पर होगा, x-1 कहां पर होगा? अगर ये मान देखो x-1 है यानी बराबर 0 कर लो, x बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 1, यानी 1 से सभी छोटे मानों के लिए ये आपका क्या होगा, माइनस की वैल्यू देगा। 1 से छोटे मान देख लो, चाहे 2 रखेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव की वैल्यू आएगी। और लिमिट स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 0 से, तो यानी 0 को अगर आप शामिल करते हैं और x का मान 1 तक रखते हैं तो आपको ये माइनस का मान देगा। तो एक अंतराल आ गया ना बीच में, एक नियम परिवर्तित हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपको ये नेगेटिव की वैल्यू दे रहा है। दूसरी चीज x-1 यानी ये प्लस का मान देगा। अगर आप 1 से बड़ा
एक देखो एक रखते हैं 0 आ गया, यानी यहाँ पर वैल्यू आपको पॉजिटिव देनी स्टार्ट कर दी। फिर 2 रखेंगे तो भी आपको आगे वाले सभी मानों के लिए पॉजिटिव होगा, लेकिन आपको अंतराल कहाँ तक दे रखा है, 2 तक ही। तो यहाँ से अगर 1 या 1 से बड़ा मान लेंगे x यहाँ से बराबर 2 तक, तो ये आपको मान कौन सा देगा, ये पॉजिटिव मान देगा। तो 2 नियम आपके यहाँ पर परिवर्तित हो गए हैं। अब नियम बदल रहे हैं, तो नियम बदल रहे हैं तो आपकी लिमिट भी बदल जाएगी। पहली लिमिट 0 से 1 होगी, जहां पर ये आपको -x - 1 मान दे रहा है, और दूसरी x - 1 आपको पॉजिटिव मान दे रहा है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक तरीका और आपको बताता हूं, करना क्या है, ऐसा समझ में नहीं आए तो x - 1 जो भी मापांक के अंदर दे रखा है उसको 0 के बराबर रख लो। 0 रखेंगे तो x बराबर 1, यानी x बराबर 1 पर ये 0 हो रहा है। तो अब लिमिट देखो, ऐसी लाइन खींच लो 0 से 2 तक और 1 यहां तक। अब अंतराल बन गए ना, 2 अंतराल बन गए, तो देखो किसके अंदर ये नेगेटिव है। अब ये 1 से छोटे मान रखेंगे, यहां पर 1 से छोटे मान रखेंगे तो यहां पर ये मान क्या देगा, नेगेटिव, और यहां से बड़े मान देंगे तो ये पॉजिटिव देगा। तो 2 अंतराल बने हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो यानी क्या बन गया, 0 से अगर 1 की बात करें तो ये नेगेटिव मान देगा, तो माइनस का चिन्ह लगा दो, और क्या है x - 1 dx प्लस का। अब देगा मान 1 से 2 तक ये पॉजिटिव मान, तो पॉजिटिव मान देगा तो डायरेक्ट x - 1 dx आप लगा दोगे। अब इंटीग्रेशन कर दो, -x² बाद में लगा देंगे इसको, x² 2 और माइनस का x 0 से 1 तक आपकी लिमिट है, प्लस का x² 2 और माइनस का x और 1 से 2 तक। ठीक है, अब देखो रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट निकालते हैं। समझ में तो आ गया ना, यहां पर रिजल्ट निकाल देते हैं। 1 रखेंगे पहले तो 1/2, फिर इसके अंदर भी 1 रखेंगे -1, फिर 0 रखेंगे तो 0 वैसे ही हो गया, यानी आगे कोई लिखने की जरूरत नहीं, 0 हो गया। ऐसे ही प्लस का देखो, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 2 4, 4/2 करेंगे तो यानी 2 आ गया। ऐसे ही माइनस का 2 हो गया, और 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे माइनस का फॉर्मूला आएगा माइनस का, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1/2 आ गया, और ये 1 यहाँ पर रखेंगे तो ये माइनस का 1 आ गया। तो ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा माइनस का 3/2, और इसमें देखो ये क्या बचा है, माइनस का 1/2, और ये माइनस है तो प्लस का हो गया, प्लस का 1/2, और यहाँ माइनस का 3/2। तो देख लीजिए आपके पास जो रिजल्ट बच रहा है वही आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 - 1/2, तो 1/2 ये प्लस का हो गया, और कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना, 1 रख रहे हैं, 1/2 और माइनस का 1, 1/2 और माइनस का 1। तो देखो ये नेगेटिव एक चिन्ह है ना साथ में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का साथ में गुणा करा रहे हैं ना, ये देखो माइनस का, तो यहाँ पर आपके पास 1/2 ही बचेगा भी, प्लस का वो भी, तो ये आपके पास एक आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ से ये वाले रखिए तो माइनस का फॉर्मूला है ना, -1/2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, साथ में कुछ और प्रॉपर्टीज भी आपको मैं बताने वाला हूं, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, आगे और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आने वाली हैं। तो चलिए, ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही।